आप लोग बताइए कि कितने लोग ये दे रहे हैं पेपर बीपीएससी का। बीपीएससी का पेपर कोई दे रहा? आप दे रहे हैं? आप दे रहे हैं? आप लोग दे रहे हैं? तो कम। तो आप लोग तो मेरे ख्याल से करंट अफेयर की तैयारी होगी होगी। ठीक है। हाँ कम। आवाज आ रही है अब? हाँ हाँ, पार्लियामेंट बन रहा है। तो मैं कुछ आप लोगों को फैक्ट लिखवा दूं, आप लोगों को फैक्ट लिखिए। लेकिन वहां से आपको हिस्ट्री बन रहे हैं क्वेश्चन, वहां से हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं, और वहां से आपको ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, और आपको पॉलिटिकल कमी, और आपको पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, वैसे हम बताएंगे वो कैसे बन रहे हैं। अभी लिखिए कि अच्छा बताइए कि सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन कब हुआ था, कितने तारीख को, पता है किसी को? मतलब माइक, अच्छा माइक काम नहीं करता है ये? हाँ तो माइक को निकाल दीजिए ना। अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि आप लोग सेंट्रल विस्टा का जा रहे हैं, और तेज बोल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे चलिए ठीक है, तो आप बोलिए कि सेंट्रल विस्टा का आकार कैसा है। अगर बोल दे, ये क्वेश्चन दे दे तो आप लोग को ऑप्शन के साथ दे दे क्वेश्चन। हाँ, त्रिभुजाकार है उसका, और इसका शिलान्यास कब हुआ था? आप इसको इस कितने दिसंबर को, मान लीजिए कि आप लोग को ऑप्शन दे दे कि 10, 11, 12, 13, 14, इसलिए कि बीपीएससी हो चाहे सिविल सर्विसेज हो, अब जो क्वेश्चन टफ बना रहा है, जैसे सारा ऑप्शन दिसंबर में दे देगा, अगर आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च देगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप मारेंगे दिसंबर में होगा, कोई भी डेट है दिसंबर में होगा। लेकिन आपको 10, 11, 12, 13, 14 दिसंबर दे दे, कंफ्यूजन हो जाएगा। और क्या होता है कि जो जिस बच्चों का 1 नंबर या 2 नंबर से रिजल्ट छूटता है, मेन कारण होता है यही। तो आप लिखिए इसका 10 दिसंबर 2020 को हुआ था, 10 दिसंबर 2020 को हुआ था, और किनके द्वारा हुआ था, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि आपको दे दे कि राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री, किनके द्वारा हुआ था, क्या? हाँ, नरेंद्र मोदी द्वारा। अगर आप लोग को जाएगा नहीं आवाज तो बोलिएगा, उस चीज को दोबारा हम बोल देंगे। और इसमें एक फैक्ट और शामिल कीजिए कि इसमें कोई विपक्षी नेता शामिल नहीं था। जो क्या होता है, हमेशा विपक्षी नेता को शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें कोई विपक्षी नेता शामिल नहीं था। आप लोग फैक्ट नोट कर लीजिए इसमें। वैसे आप लोग किसी मेंस लिखा है क्या बीपीएससी का? किसी ने, किसी ने मेंस नहीं लिखा अभी तक? तो एक एक बात बता दें, अभी देखिए प्रैक्टिस से रिजल्ट होगा। तो जो आप लोग कॉपी यूज कर रहे हैं, कॉपी प्लेन यूज कीजिए, क्योंकि बाद में किसी सर नहीं बताए आप लोग को, ये जो मेंस का जो कॉपी होता है, बीपीएससी हो चाहे सिविल सर्विस का हो, या मेरे ख्याल से यूपीपीसीएस भी कर दिया, क्योंकि जस्ट हम लिखे उसका मेंस इंटरव्यू दिए हैं, तो कॉपी प्लेन होता है। तो आप लोग शुरू से प्लेन पे लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। क्या होता है कि देखिए वहां पे अगर आप लोग लिखने का प्रैक्टिस नहीं होगा, तो राइटिंग आप लोग का ये जैसे टेढ़ा होगा, तो आप लोग का 5 से 10 मार्क्स कट जाता है। इसलिए आप लोग कीजिए कोशिश कि प्लेन कॉपी पे लिखे, ठीक। और और इसका इसका भूमि पूजन किसने किया था? पंडित जी का नाम क्या था? राघवेंद्र भट्ट। आप लोग लिख लीजिए, राघवेंद्र भट्ट, राघवेंद्र भट्ट, राघवेंद्र भट्ट। हाँ, राघवेंद्र भट्ट, पंडित राघवेंद्र भट्ट। और निर्माण किया गया था टाटा के द्वारा। हाँ, टाटा, टाटा लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कंपनी कमी जो है ना, टाटा, टाटा प्राइवेट कंपनी। हेलो, ठीक है, चलो ठीक है। और ये बताइए कि इसको सेंट्रल विस्टा बनाने में टोटल लागत कितना आया था? आप लोग का रिवीजन एक तरीके से ये, इसलिए कि मान लीजिए कि आप लोग का ये पेपर 8 मई को है ना, 8 मई को, तो अगर यहाँ पे आप लोग का सिर्फ है रिवीजन, आप सही से कर लीजिएगा,
तो आप इसके लिए श्योर ही कि 15 प्लस क्वेश्चन मेरे क्लास से आएंगे, 15 प्लस से तो कम नहीं आएंगे। इसलिए मैं बीपीएससी का इंटरव्यू हमेशा देते रहा हूँ, और हमको पता है कि जो क्वेश्चन सेटर का माइंड में जो है वो क्या चलता है, कहाँ से क्वेश्चन सेट करता है। आप लोग लिखिए 971 करोड़, 971 करोड़ रुपए। ₹971 करोड़ की लागत से इसका निर्माण स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ, ये भी कर सकता है क्वेश्चन की इसको कब करना है। ये स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ यानी 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है, 2022 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य है। लिख लिया आप लोगों ने? यहीं से एक प्रश्न बनता है कि जो मौजूदा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे जो संसद अभी इसका मौजूदा निर्माण कब हुआ था, जो फिलहाल में है अभी, इसका सबसे पहली बार कब हुआ था इसका निर्माण मौजूदा संसद का, पता है किसी को? ये क्वेश्चन प्योर हिस्ट्री से बन जाएगा, और ये क्वेश्चन आईएएस में भी और बीपीएससी में भी और आपको यूपी पीसीएस में भी पीटी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जा रहा है आवाज? हेलो? हाँ हाँ, तो चलिए ठीक है। तो ये बोल रहा हूँ जो जो मौजूदा संसद भवन का, बहुत ज्यादा आवाज नहीं है, ठीक है? आवाज बहुत ज्यादा, दिक्कत नहीं होगा आप लोग को? बहुत ज्यादा, कहीं का बंद करवा दें क्या पंखा है? हम्म। तो ये जो मौजूदा संसद भवन है, तो उसका आपको आधारशिला कब रखा गया था? क्या हम, मतलब फिलहाल जो ये संसद है उसका आधार कब रखा गया था? पूछ सकता है क्वेश्चन, पूछ सकता है, नहीं ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। 12 फरवरी 1921, 12 फरवरी 1921। तो देखिए ये क्या होता है ना कि जो डायमेंशन ऐसे ही खोलते हैं, जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, अब यहाँ से हम इसका करेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री से भी 40 क्वेश्चन के आसपास आता है। बीपीएससी में हिस्ट्री के आसपास 40 क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में। तो क्या हुआ कि अगर सेंट्रल विस्टा भी आप पढ़ रहे हो तो आपको यहीं से एक हिस्ट्री का क्वेश्चन मिल गया। ठीक, आप इस फैक्ट को आप नोट कर लीजिए, और सारा पूछा हुआ क्वेश्चन लिखवा रहे आप लोग को। और यहाँ पे ये बताइए कि इसका उद्घाटन कब हुआ था? फिलहाल तो हुआ आपको 10 फरवरी, अभी जो उस समय कब उद्घाटन हुआ था इसका? 18 जनवरी, लिखिए 18 जनवरी 1927 को। और 12 फरवरी 1921 को आधारशिला रखा गया था, मतलब भूमि पूजन हुआ था, लेकिन इसका उद्घाटन हुआ था 18 जनवरी 1927 को। 18 जनवरी 1927 को। और यहाँ आप लोग बीपीएससी क्वेश्चन देखिएगा कभी, तो बीपीएससी में ये पूछा गया था कि संसद भवन का उद्घाटन किसने किया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो जैसे मेरे कहने का यही मतलब है कि आप लोग जो भी टॉपिक पढ़िए, वो टॉपिक पढ़ने का मेन, उसका पढ़ने का स्टाइल ये होना चाहिए, सारा डायमेंशन खोल दीजिए। यहाँ जैसे सेंटर पे हिस्ट्री क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका किया था लॉर्ड इरविन ने, नाम सुना होगा आप लोगों ने? हाँ, 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। यहीं से एक पॉलिटिकल साइंस संविधान का बनता है क्वेश्चन कि नेक्स्ट राज्यसभा लोकसभा की सीटों के लिए परिसीमन वर्ष कब है? क्योंकि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो ये हो रहा है, जो संसद का विस्तार किया जा रहा है, नया संसद बनाया जा रहा है, तो उसके बनाने के पीछे मेन कारण है कि लोकसभा का परिसीमन होने वाला है। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं या जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका संख्या बढ़ने वाला है। तो ये नेक्स्ट परिसीमन वर्ष कब है? 2026। गुड। अच्छा, यहाँ से एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हमारा है, ठीक, तो वहां पे वो आपको किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? हम्म हम्म पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, श्योर? अरावली।
अच्छा, गुड, अच्छा। ये क्वेश्चन बहुत लोग से पूछे लेकिन बहुत लोग बता नहीं पाए। वो जो पर्वत श्रेणी आप लोग को नहीं पता है, आपको अरावली जो जो गुजरात से लेके पंजाब तक जाता है, ऊपर तक जाता है, आपको ये वही है, अरावली से ही है। ये बताए, ये लिखिए कि 72वें गणतंत्र दिवस 2021 में मुख्य अतिथि कौन थे? पूछता है क्वेश्चन ये सब, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। 72 मतलब 72वें गणतंत्र दिवस 2021 में मुख्य अतिथि कौन थे गणतंत्र दिवस के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन। लिख लिए आप लोग। अगला फैक्ट लिखिए कि 2014-18 की अवधि में, 2014 से 18 की अवधि में तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बाघ पूछते रहता है हमेशा वैसे। तेंदुआ का, हाँ कभी वो तेंदुआ का 2014 में हुआ था, मतलब कि पहली बार हुआ था। तो आप लोग उसको लिख के पूछ सकता है क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आईएएस नहीं पूछता है। जो इस टाइप का क्वेश्चन है बीपीएससी भले ना पूछे, लेकिन जो सिविल सर्विस में तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए कि 2014-18 की अवधि में तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये डायरेक्ट वो प्रतिशत पूछ सकता है। तो लिखिए 62.5%। इसकी गणना अभी हुई है जस्ट। 62.5, 62.5 लिख लिया आप लोगों ने? अब तो सुनाई दे रही ना आवाज? चलो ठीक है। 62.5 क्या चीज? नंबर हम बता रहे हैं। ठीक, सबसे पहले तेंदुओं की गणना पहली बार कब हुई थी? 2014 में। तेंदुओं की गणना पहली बार 2014 में हुई थी। सर्वाधिक तेंदुआ कहां पे पाया जाता है? सर्वाधिक तेंदुआ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। 3421 तेंदुआ पाया जाता है वहां पे, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है बीपीएससी तो बिहार से पूछेगा कि ऐसे क्वेश्चन कर सकता है कि बिहार में तेंदुओं की संख्या कितनी है। कितना टोटल लिखिए? 98। और पूरे देश में तेंदुओं की संख्या है 12,852। पूरे देश में तेंदुओं की संख्या है 12,852। लिख लिया आप लोगों ने? अच्छे। और ये एक तरफ तेंदुआ लिखिए, एक तरफ बाघ लिख लीजिए। और आप लोग वहां पे लिखिए कि पहला दूसरा तीसरा नंबर नहीं कर लीजिए। क्या? एक तरफ आप लोग लीजिए बाघ लिखिए, कॉलम बनाइए टाइगर, और दूसरे तरफ बनाइए कॉलम चीता का। हाँ। क्या चीज? और मध्य प्रदेश में 3421, 3421 पहले नंबर पे मध्य प्रदेश। और तेंदुआ सबसे ज्यादा वो लिखिए, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे कर्नाटका है, और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तेंदुआ लिखिए, पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे कर्नाटका, और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। और बाघ का लिख लीजिए, बाघ का भी सेम है, बस वो तीसरा नंबर उत्तराखंड हो जाता है। कौन? बाघ का? मध्य प्रदेश। हाँ, बाघ का भी मध्य प्रदेश, कर्नाटका। हाँ सेम। लेकिन यहाँ पे तीसरा नंबर याद है, तीसरा नंबर उत्तराखंड हो जाता है। बाघ का संख्या सबसे ज्यादा है तो तीसरा नंबर पे उत्तराखंड में। ठीक, तो लिख लीजिए। अच्छा, आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप लोगों ने ग्लास ब्रिज तो सुना होगा? ग्लास ब्रिज, ग्लास ब्रिज। हाँ, एक क्वेश्चन लिखिए। ग्लास ब्रिज किस जिले में स्थित है? राजगीर। हाँ, नहीं नहीं हाँ, देखिए मेरा क्वेश्चन करने का मेन कारण ये था
जैसे छोड़ दीजिए, क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे थे, हाँ कमिंग, कि यहाँ पे क्या होता है कि हमने कोचिंग में क्वेश्चन पूछे थे, जो कि लड़का पिछली बार बीपीएससी का इंटरव्यू दिया था, लेकिन मेन समस्या उसका क्या होता है कि उसका नंबर, उसका पीटी 1 या 2 नंबर छूट जाता है। तो हम ग्लास बीच का सबसे पहले उसको ऑप्शन दिए, तो जैसे हम क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, हम बोले डिस्ट्रिक्ट, बोले आप लोग पढ़ लिया डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे हैं, लेकिन वहां पे हम दिए राजगीर, और राजगीर के साथ उसको पता था कि ग्लास बीच राजगीर बना हुआ है, तुरंत बना दिया आंसर, उसका तो आंसर गलत हो गया। तो वही कि आप लोग क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, क्योंकि ये हम बहुतों को देखें जहां जहां टेस्ट लिए हैं कि बहुत लोगों ने राजगीर को सही मार दिया। राजगीर इसलिए कि जैसे वो दिमाग में होता है कि हम राजगीर पढ़े हैं, और यहाँ पे भले आप बता दिए, लेकिन जो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है वो बहुत ही टफ होता है। वो प्रेशर में क्या होता है, इतना टाइम भी मैनेज करना होता है, तो वहां पे क्या होता है कि सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे हम देखे हैं कि वहां पे जैसे राजगीर देखते हैं राजगीर लगा देते हैं, क्वेश्चन पर जिला पूछ रहा है कि जगह पूछ रहा है। ठीक, तो आप लोग ग्लास ब्रिज के बाद कुछ फैक्ट लिखिए। राजगीर में है, नालंदा में, ठीक, और ये भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज है, ये भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज है। हाँ तो, हाँ तो नहीं, एक क्वेश्चन बन जाता है, हो सकता है कि पहला दूसरा नहीं पूछ के पहला पूछ दे, वो पहला सिक्किम में है, सिक्किम पेलिंग जगह है सिक्किम में, तो वो लिखे सिक्किम के पेलिंग में है, हाँ सिक्किम में है। और ये जो जो ग्लास ब्रिज बना है 5 पहाड़ियों के बीच में 250 फुट की ऊंचाई पे है, हो सकता है ऊंचाई पूछ दे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये बिहार वाला, सिक्किम तो जान गया, सिक्किम से पूछेगा नहीं, हाँ लेकिन आपको जानना होगा कि पहला कहाँ था, ये पहला पूछ सकता है। अगर और कुछ फैक्ट पूछेगा तो बिहार से ही फैक्ट पूछेगा, जो बिहार का ग्लास ब्रिज है वहीं से फैक्ट पूछेगा। तो सबसे पता, आपको पता है कि जो जो राजगीर है 5 पहाड़ियों के बीच में गिरा हुआ है, और जो आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो जो जो मगध साम्राज्य के जो ताकत का जो कारण था कि बहुत अपराजय था, उसका मेन कारण था कि 5 पहाड़ियों के बीच में वो घिरा हुआ था। तो इसको लिखिए कि कितने फुट की ऊंचाई पे है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। 250 फुट की ऊंचाई पे है, ये आप लोगों ने लिख लिया। तो इस, और किसके तर्ज पे बना है ये बना है चीन के होंगजू प्रांत में, जो चीन में जो बना था, चीन में जो होंगजू प्रांत में जो कांच का पुल है, उसी के तर्ज पे बना है ये, चाइना के तर्ज पे। वैसे पूछा नहीं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जानना है जरूरी, क्वेश्चन करेगा किसके तर्ज पे बनाएंगे, तो चाइना के तर्ज पे सबसे पहले चाइना बनाया। और जो राजगीर बना, ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना में ही है, ऐसे ऐसे देश में पूरे विश्व में बहुत जगह बना है ग्लास ब्रिज, लेकिन जो राजगीर में बना है, जो ये राजगीर में किसके तर्ज पे बना है, तो ये बना है चाइना वाले तर्ज पे। ठीक, तो और इसका तीसरा परियोजना पे कहाँ काम चल रहा है, तीसरा परियोजना पहला सिक्किम में है, दूसरा आपको यहाँ हो गया ये राजगुरु में, लेकिन पूरे भारत में तीसरे जगह काम चल रहा है, वो ऋषिकेश में काम चल रहा है। ऋषिकेश लिख लीजिए, ऋषिकेश उत्तराखंड। लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा लिखिए कि फोर्ब्स की वर्ष 2020 की सूची में विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? हैं? 2020, 21 में रिपोर्ट आया है, 20 का जो जो होता है, जो मतलब 20 का भी जो रिपोर्ट आया 21 में आया है, और जो आप लोग को मतलब कि 21 का रिपोर्ट आएगा वो 20 में आएगा। हाँ, फोर्ब्स कौन सा? विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला 2020 में पहला नंबर पर लिखिए एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल जानते हैं उसको आप लोग? जर्मनी की चांसलर रही है वो, वैसे फिलहाल जर्मनी की चांसलर है नहीं वो फिलहाल, हाँ वो थी, अब दूसरा चांसलर हो गया। नाम सुने ना? हाँ नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, इसलिए आप लोग को इतना रट्टा मरवा देंगे ना यहाँ पे ना, कि वहां पे वो आपको आपसे मिस्टेक नहीं होगा। अंजेला मार्केल के बारे में एक फैक्ट और है कि वो आपको मतलब कि आपको यूरोप में सबसे ज्यादा शासन करने वाली वो राष्ट्राध्यक्ष है। ठीक, हाँ, जैसे कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष को चांसलर बोला जाता है, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जो पावर होता है, वहां पे जर्मनी में वो चांसलर का पावर होता है। और दूसरे नंबर लिखिए, नंबरिंग भी वैसे पूछता है क्वेश्चन, 1 2 3 दे देगा, या इसमें चूज करने के दे देगा कि पहला पे कौन है दूसरा पे कौन है। क्रिस्टीना लेगार्ड, क्रिस्टीना लेगार्ड,
हाँ, क्रिस्टीना लेगार्ड। कहाँ के रहने वाली है ये? दूसरे नंबर पे है ये क्रिस्टीना लेगार्ड। अरे हैं? ये कहाँ पे पेन अच्छा ये मेनली मेनली क्या है कि कभी स्टोरी पर पढ़ाया नहीं, हम व्हाइट बोर्ड पढ़ाते हैं। क्रिस्टीना लेगार्ड फ्रांस की रहने वाली है। लिख लिया आप लोगों ने? और कौन है ये क्रिस्टीना लेगार्ड, कौन है? दूसरे नंबर की, जब ये देश पूरे दुनिया में दूसरे नंबर की ताकतवर महिला है तो पता होना चाहिए। मर्कल को तो जानते हैं आप लोग, जर्मनी की भूतपूर्व चांसलर है। ये कौन है? यूरोपीय बैंक की अध्यक्ष है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष है ये। केंद्रीय बैंक, यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष है ये। और रियल में बहुत ही पावरफुल लेडीज है। बैंकिंग के सेक्टर हो, बैंकिंग का सेक्टर हो या फिर कोई भी बिजनेस की बात हो, मतलब कि ये जो बोलती है इनके बात का वेट होता है। ठीक। और तीसरे नंबर पे है कमला हैरिस। कमला हैरिस, कमला हैरिस के बारे में तो सब सारे लोग परिचित होंगे। ये किस मूल की हैं? नहीं तो मेरे ख्याल से प्योर भारतीय नहीं है। नहीं, जैसे कि यहाँ से पूछ दिया जाए आपसे कि मतलब कि ये केनियाई भारतीय है क्या? ये केनियाई भारतीय की, ये सोमालियाई भारतीय है, आके ये जमैकन भारतीय है। जमैकन भारतीय है। हाँ, इसलिए कि जो इनकी माँ थी भारतीय थी और इनके जो फादर थे वो जमैका के थे। तो इनको ऐसे पूछता है क्वेश्चन में से कि ये जमैकन भारतीय थी। और 3 भारतीय महिला शक्तिशाली विश्व में। हाँ, 3 भारतीय महिला लिखिए। फोर्ब्स के अनुसार निर्मला सीतारमन पहला नंबर पे है, पता ही होगा। इंडिया में हाँ हाँ। रोशनी लडार, ये आप लोगों ने पहला लिख लिया निर्मला सीतारमन। और दूसरा पे रोशनी राडार मल्होत्रा। राडार, रोशनी राडार मल्होत्रा HCL के सीईओ हैं। HCL उनके सीईओ हैं ये। तीसरा नंबर पे है आपको ये किरण मजुमदार शाह। किरण मजुमदार शाह 60 किरण मजुमदार शाह। हाँ, मजुमदार। इन्हीं से रिलेटेड, किरण मजुमदार शाह से रिलेटेड आपको 62 में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि ये किस कंपनी के अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन है। किरण मजुमदार शाह। सुनाई, हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? सुनाई जा रहा है? हाँ, तो ये 62 बीपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन था किरण मजुमदार शाह से कि ये किस कंपनी की चेयरपर्सन है। तीसरी शक्तिशाली महिला है भारत की, पता होना चाहिए। बायोकॉन। हाँ, जैसे अरे देख, आपका छूट रहा तो आप बोल दीजिए ना, हम फिर से उसको हम रिपीट करते हैं। आवाज नहीं जा रहा? हेलो, हेलो। अरे भाई, तो आपको सुनाई नहीं दे रहा तो बोलना पड़ेगा ना कि सर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो ना बताएंगे। आप बोलिए कि सर। अरे भाई, तो सबको तो सुनाई दे रहा है ना। तीसरा लिख लिया आप लोगों ने? किरण मजुमदार शाह। क्या चीज? निर्मला सीतारमन पहला नंबर पे, वित्त मंत्री हैं।
अरे क्वेश्चन है कि जो फोर्ब्स का अमेरिका पत्रिका है ना, उसमें भारतीय 3 शक्तिशाली महिला। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 3 भारतीय शक्तिशाली महिला। रोशनी रडार मल्होत्रा, रोशनी रडार मल्होत्रा। हो गया। तीसरा नंबर किरण मजुमदार साव। ये बायोकॉन की चेयरपर्सन है, बायोकॉन। हाँ, भारत का एक, आप लोग लिख लिया। और भारत का जो आपको एक नवा ये अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ, वो कहाँ पे हुआ था? तो हमेशा हमेशा एक ही जगह पे होता है। हाँ, और यहाँ पे फोकस राष्ट्र कौन था? फोकस राष्ट्र कौन था? हाँ हाँ, बांग्लादेश लिख लीजिए। ये फोकस राष्ट्र इसका बांग्लादेश था। ये पूछा है क्वेश्चन अभी जस्ट अभी छत्तीसगढ़ का कंपटीशन हुआ तो वहां पे ही क्वेश्चन पूछा है, इसलिए लिख लीजिए कि वहां फोकस राष्ट्र कौन था। फोकस राष्ट्र बांग्लादेश था। ठीक, फोकस राष्ट्र जैसे क्या होता है कि जब भी अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शायद अभी जस्ट 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 51 वो लिख लीजिएगा। बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक आप वो देख लीजिएगा ना, तो वहां पे लिख के देता है कि 51, 52, 53, तो जो हाल में हुआ वो 51 है। हाँ 51, फिर ये 51 था। और ये लिखिए कि इसमें इसी का फैक्ट है कि आपको इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको दिया गया? इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर क्या? पर्सनालिटी ऑफ द ईयर बिस्वजीत चटर्जी को, बिस्वजीत, हाँ हाँ, बिस्वजीत चटर्जी को दिया गया है। बिस्वजीत, बिस्वजीत, हाँ, हीरो रह चुके हैं ये भारतीय सिनेमा जगत में। और ये क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि किस पर्यटन केंद्र तक पहुंचने के लिए, किस पर्यटन केंद्र तक पहुंचने के लिए देश के विभिन्न भागों से, ठीक, देश के विभिन्न भागों से 8 रेलगाड़ियों को, मतलब कि ऐसा पहली बार हुआ कि किसी एक स्थान पर जाने के लिए 8 रेलगाड़ी को एक साथ वहां से हरी झंडी दिखाया गया। 8 रेलगाड़ियों को एक साथ हरी झंडी दिखाया गया। केवड़िया जगह का नाम है, केवड़िया, गुजरात में पड़ता है केवड़िया। लिख लिया? हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ना, जो सरदार पटेल जी का यूनिटी बना है, तो आपको वहां जाने के लिए सबसे पहले ही जाना पड़ेगा। और मेन कार्य इसको पर्यटन क्षेत्र में डेवलप किया जा रहा है, इसीलिए इसमें ज्यादा फोकस है। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन की, मतलब केवड़िया दे देगा और ये किस राज्य में पड़ता है, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश देगा, तो आप ये भी लिख लीजिए कि जो केवड़िया पड़ता है गुजरात में पड़ता है। 16वां प्रवासी दिवस, फैक्ट लिखिए, 16वां प्रवासी दिवस, 16वां प्रवासी दिवस। अब देगा सुनाई ना? अब सुनाई दे रहा है? हमको भी दिक्कत हो रहा था। 16वां प्रवासी दिवस लिखिए। इसका थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत में, ये आत्मनिर्भर भारत में योगदान, इसका है थीम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे योगदान की जगह पे सहयोग भी दे सकते, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए जहाँ पे योगदान है वहां पे ये सहयोग दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। नौ जनवरी, हमेशा 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? बस, गुड। और ये जो 16वां प्रवासी दिवस का अध्यक्षता किसने किया था?
श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी, श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और यहाँ पे आप लोग संतोषी भी देता ऑप्शन। बीपीएससी क्वेश्चन टफ कर रहा है और कोई भी कंपटीशन क्वेश्चन टफ करने के लिए संतोखी की जगह पर संतोषी लिख देगा। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ संतोषी टाइटल चलता है तो बहुत लोग संतोषी टिक कर देते हैं। ठीक, तो ये नाम लिख लीजिए कि चंद्रिका राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कहाँ के राष्ट्रपति हैं ये संतोखी? किस जगह के राष्ट्रपति हैं? सूरीनाम के हैं। ऐसे ही पूछ सकता है, हो सकता है कि आप नाम नहीं पूछ के ये क्वेश्चन कर दे। क्या हुआ? हाँ, नहीं, सूरीनाम। हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछ के ये डायरेक्ट ये भी कर दे क्वेश्चन की जो 16वां प्रवासी दिवस के जो अध्यक्षता किए थे वो किस देश के थे? ये सूरीनाम के थे। और ये देखिए विश्व भर में भारतीय समुदाय के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। इसमें उस पोर्टल का नाम क्या था? जो 16वां प्रवासी दिवस हुआ था, इसी में विश्व भर में जितने प्रवासी भारतीय सबको मतलब कि एक सूत्र में जोड़ने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। तो उसका नाम क्या है? पोर्टल वेबसाइट रिश्ता। रिश्ता रिश्ता। और कहां पे संपन्न हुआ था? क्वेश्चन कर दे। संपन्न कहां पे हुआ था? अगर ऑप्शन दे आप लोगों को, देखिए यहाँ पे जो मेरा क्लास का मेन फोकस यही रहेगा कि जिन बच्चों का 1 नंबर 2 नंबर से 5 नंबर से बीपीएससी पीटी छूट रहा है वहां पे कम से वो मिस्टेक मत हो। और बहुतों का मिस्टेक पढ़ते हैं लेकिन सिली मिस्टेक होता है, लगता है हम जानते थे मिस्टेक हुआ, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे दे दे। और मतलब कि हर जगह हमेशा हुआ, पिछली बार बनारसी में हुआ था, मतलब हमेशा कहीं ना कहीं होता है। लेकिन अब की बार अगर ऑप्शन दे के लास्ट में जो बीपीएससी का सबसे खतरनाक ऑप्शन होता है ई ऑप्शन, आप लोग ने देखा होगा, बहुत खतरनाक होता है। तो ये जो मना था वर्चुअल तरीके से मना था, इसका आयोजन कहीं पे नहीं हुआ था, ये वर्चुअल तरीके से हुआ था। 16वां जो हुआ था ये वर्चुअल तरीके से हुआ था। और जो 15वां हुआ था वो 15वां बनारसी में हुआ था। 15वां हुआ था ये बनारस में। और जो 15वां के जो अध्यक्ष थे वो थे परवीन जगन्नाथ। ये 15वां के पूछेगा नहीं है। और ये मॉरिशस के पीएम थे। 15वां जो हुआ था वो बनारसी में हुआ था और वो थे परवीन जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के पीएम थे। जी जी। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती दिवस पर, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, ठीक, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती दिवस पर कितने रुपए का सिक्का पीएम मोदी द्वारा, मतलब कि प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया? हाँ, 125 रुपए का सिक्का। 125 रुपए का सिक्का। जी, किनका? हाँ, नहीं वो तो लेकिन जो अगर पूछेगा ना तो ये आपको नेताजी सुभाष चंद्र इसलिए पूछेगा कि यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर बहुत मतलब पॉलिटिकल इशू रहा है। और जैसे कि पहली बहन को लेकर 23 जून को पराक्रम दिवस भी मनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए, ऐसे तो फैक्ट मतलब कि मेरे ख्याल से एक साल में 1000 लोग पे जारी किया जाता है सिक्का। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिस पे सिक्का जारी किया हम सब जाने। अगर आप पिछले साल क्वेश्चन देखेंगे बीपीएससी का, यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, छत्तीसगढ़ एमपी का, मतलब जितना हिंदी राज्य है तो वहां पे ये तो हमको पता होना चाहिए। आदमी फैक्ट बहुत नहीं पढ़ेगा ना, ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सेटर के दिमाग में चल क्या रहा है, वो कहां से करता है क्वेश्चन। अगर आदमी अगर सारा पुरस्कार लिखवाने लगे तो 1000 पुरस्कार, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमको रिजल्ट से मतलब है, हमको वो पढ़ना है जो एग्जामिनेशन पूछे। तो यहाँ से अब मान चलिए कि सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जरूर रह गया तो सिक्का पूछ दे या पूछ दे जैसे कि, और ये है कि 125 इसलिए कि उनका ये जयंती वर्ष हुआ आपको 125। और यहाँ पे पूछ दे कि पहली बार जो पराक्रम दिवस मनाया गया है, जैसे कि मतलब लाल बहादुर शास्त्री का है, नेहरू जी का है, तो वही है कि जो इनका दिवस मनाता है किस नाम से मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। अभी
और जी देखिए क्या होता है कि जो भी देश में खासकर नेशनल करेंट इंटरेस्ट कौन पूछता है, जिसको लेके भले महत्व उसका हो वो कम हो, लेकिन जिसको लेके पूरे देश में चर्चा हो, जिसको लेके पूरे देश में डिबेट हो। तो अभी सुभाष चंद्र बोस को लेकर पूरे देश में डिबेट रहा है, तो इसीलिए जानना जरूरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए कि देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत कब हुई थी? देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत कब हुई थी? ये हुआ था 16 जनवरी को। कोरोना टीकाकरण का शुरुआत 16 जनवरी को हुआ था देशव्यापी। डेट पूछ देगा? हाँ हाँ 2021 लिख लीजिए। देशव्यापी टीकाकरण। अच्छा, अब की बार जो 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 हरिद्वार कुंभ मेला था वो कितने दिन चला था? हरिद्वार कुंभ मेला कितने दिन चला था? 3 से 4 महीना चलता है। 28 दिन के लिए चला था। कुंभ मेला के इतिहास में पहली बार हुआ था। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। हो गया। उत्तराखंड के किस जिले में, क्वेश्चन लिखिए, उत्तराखंड के किस जिले में ग्लेशियर टूटने से जल प्रलय जैसी स्थिति बन गई? ये तो पूरा नेशनल न्यूज बना था, लोगों को पता होगा। उत्तराखंड के किस जिले में ग्लेशियर टूटने से जल प्रलय जैसी स्थिति बनी? कौन सा जिला था? चमोली, जिसके बारे में ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आपको अमेरिका, फ्रांस से, मतलब कि दुनिया में जितने ताकतवर देश है सबका उस पर बयान आया था। चमोली डिस्ट्रिक्ट जल प्रलय हुआ था वहां पे। आप लोगों को पता हो कि इस देश में फिलहाल सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? हाँ वही नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो आखिर उसको सबसे बड़ा स्टेडियम क्यों बोला जाता है किसी को? कि वहां पे मेन सबसे बड़ा इसलिए बोला जाता है, बस हाँ, मतलब कि हाँ वही, मतलब जहाँ पे बैठने का क्षमता, जो दर्शकों के बैठने की क्षमता क्या होती है, मतलब कि बहुतों सेंस में होता है कि जब बहुत ज्यादा एरिया लिया है तो वो बड़ा नहीं होता है। जहाँ पे सबसे हाँ बैठने की क्षमता, तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी में कितना है बैठने की क्षमता? 1,32,000। 1,32,000। इसलिए फैक्ट पूछेगा कि जब देश में सबसे बड़ा स्टेडियम है तो उसका बैठने का क्षमता कितना है? 1,32,000। चमोली, चमोली लिख दें, चमोली। चलिए ठीक है। एक फैक्ट लीजिए कि पेरिस में 12 दिसंबर 2015 को पेरिस जलवायु समझौता, ऐसे डेट याद रखिएगा, 12 दिसंबर 2015, जो कि पेरिस जलवायु समझौता हुआ था। कब हुआ था? पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ था? वैसे आप लोग लिखिए मत, कब हुआ था पेरिस जलवायु समझौता? पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ था? 2015। इसलिए देखिए जानना इसको इसलिए जरूरी है कि अभी जैसे जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, तो जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने के बाद, तो फैक्ट बाद में, फैक्ट पहले सुन लीजिए आप लोग कि जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने के बाद ये भी क्वेश्चन बनता है कि जैसे राष्ट्रपति बने में उसका दो ऐसा कौन सा डिसीजन था जो कि वैश्विक संस्था से जुड़े? हाँ फिर शामिल हुए। जैसे कि ट्रम्प थे, जैसे कि ट्रम्प का आरोप था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और जलवायु पेरिस समझौता में जितना भी संधियां हुई है सारे मतलब चाइना के प्रभाव में हुई है। तो क्या हुआ था कि जो ट्रम्प थे आजकल दोनों संस्था से बाहर हो गए थे, दोनों संस्था, लेकिन ये आके संस्था से जुड़ गए थे। तो आप लोग इसका लिखिए कि पेरिस में 12 दिसंबर 2015 को पेरिस जलवायु समझौता, पेरिस में 12 दिसंबर 2015 को पेरिस जलवायु समझौता 196 देशों द्वारा स्वीकार किया गया था। 196 देशों द्वारा स्वीकार किया गया था।
इसके 5वीं वर्षगांठ पर, क्वेश्चन यहां बनता है, इसके 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित आभासी जलवायु शिखर सम्मेलन, वर्चुअल आप नोट कीजिएगा, हो सकता है इसके 5वीं वर्षगांठ पे, 5 साल बाद इसके 5वीं वर्षगांठ पे आयोजित आभासी जलवायु शिखर सम्मेलन, मतलब वर्चुअल, की मेजबानी किसने की थी? आभासी जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? नहीं, मेजबानी किसने किया था? और सबसे बड़ी यहाँ पे आप लोग से ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि कहाँ पे किया गया, तो पता होता वर्चुअल हुआ था आपको, मतलब कि ये ऑप्शन ध्यान में रखना होगा, वर्चुअल हुआ था, लेकिन इसकी मेजबानी किसने की थी? आप लोग लिखिए, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ प्लस ब्रिटेन और प्लस फ्रांस, लिख लिया? हाँ, तीनों साथ में लिया था इसको, 3 संस्था, मतलब कि आपको लिख लिया। और जो हुआ था इसमें पेरिस जलवायु समझौता से अमेरिका पुनः जुड़ गया, जो हुआ था ना इसी में जुड़ा था। और ये बताइए कि संयुक्त अरब, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान के बाद, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान के बाद कौन सा अफ्रीकी देश, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान के बाद कौन सा अफ्रीकी देश, लिख रहे हैं, कौन सा अफ्रीकी देश इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किया, राजनयिक संबंध स्थापित किया? संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान के बाद कौन सा अफ्रीकी देश इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया? जो डाले दिमाग पे, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, डीपीएस वाले पूछ, अब भी पूछा है उसे, हाँ बहुत चर्चा में, मोरक्को रहा है, मोरक्को लिख लीजिए। ये उसे देखिए, ये दिमाग में जो डाल से क्या होता है, याद आ जाता है, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे क्वेश्चन आएगा आप दिमाग में तुरंत आ जाएगा। मोरक्को देश था। आर्टमिस मिशन के बारे में जानते हैं आप लोग, क्या है आर्टमिस मिशन? आर्टमिस, आर्टमिस, आर्टमिस मिशन क्या है? हाँ तो चलाइए जन, पंखा चलाइए, पंखा चलाइए। हम नहीं नहीं, पंखा मेरा कौन सा है पता भी नहीं हमको, सुनाई देना चाहिए आप लोग को। ऊपर वाला चलिए ठीक है। आप लोग को कम से कम सुनाई देना चाहिए। आर्टमिस मिशन लिखिए, आर्टमिस मिशन कहां से ऑन होता है? आर्टमिस मिशन, यूएसए लिखिए, अमेरिका 2014 में चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा 2024 में, इसी को आर्टेमिस मिशन का नाम दिया गया है। लिखिए, अमेरिका 2024 में चंद्रमा पर, ये नोट कर लीजिए कि कहां पर उतारेगा, चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा, उसी को आर्टेमिस मिशन का नाम दिया गया है।
और आप लोग को बता दें कि ये आपको 1972 के पश्चात पहली बार होगा। 1972 के बाद ये पहली बार होगा। मानव विकास रैंकिंग लिख लीजिए, ये लिखने के बाद मानव विकास रैंकिंग। हाँ 1972 के बाद। क्या पहला था नील आर्मस्ट्रांग, मानव विकास रैंकिंग लिखिए 2020। हाँ रैंकिंग, रैंकिंग इंडेक्स मानव विकास। और 2020 आप लोग नोट करिएगा, 2020 का आंकड़ा है ये, और 2020 का आंकड़ा जो आया 21 में आया है। मानव विकास रैंकिंग, मानव विकास 2020 लिख लिया। अच्छा इसको जारी कौन करता है? यूएनडीपी। आप लिख लीजिए पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोग बनाया होगा तो आप लोग को एक क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है, इसमें भारत का रैंकिंग क्या है? 131। भारत का रैंकिंग है 131। पहला नंबर पे कौन है? नहीं, नॉर्वे। जो आपने लिखा, आप लोगों ने, भारत का रैंकिंग क्या है? 131। और पहला नंबर नॉर्वे है। पहला पे है नॉर्वे, दूसरा पे स्विट्जरलैंड और तीसरा पे आयरलैंड। पहला पे नॉर्वे है, नॉर्वे याद कर लीजिएगा, नॉर्वे इसलिए कि बहुत नार्वे न्यूजीलैंड में जो हर चीज में आंकड़ा ऊपर आता है आदमी कंफ्यूज हो जाता है वहां पे। तो इसमें जो मानव विकास में नार्वे पहले नंबर पे है। और सबसे नीचे कौन है? नाइजर। हाँ तीसरा आयरलैंड। पहला नॉर्वे, दूसरा स्विट्जरलैंड और तीसरा आपको आयरलैंड। तीसरा कौन? भारत तीसरा नंबर पे। नाइजर सबसे नीचे है। रैंक नहीं पूछता, सबसे निचला पूछेगा कि सबसे नीचे कौन है। नाइजर 131 से भारत। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ये जो इंडेक्स है ये सब सारे कंपटीशन पूछता है, तो आप लोग को जानना चाहिए। अगला फैक्ट लीजिए कि भारत को, नेक्स्ट फैक्ट लिखिए, 8वीं बार सुरक्षा परिषद की, 8वीं बार सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिली। कितनी बार मिली? 8वीं बार मिली। भारत को 8वीं बार सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिली। 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक। 1 जनवरी 2021 से लेकर 1 जनवरी 2021 से लेकर आपको 31 दिसंबर 2022 तक, 31 दिसंबर 2022 तक। हो सकता है इसका कार्यकाल पूछ दे, और ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन करें कितनी बार मिली, तो ये नोट करना है आप लोगों की 8वीं बार ये है। ठीक, क्या वोट उठे? ये वोट नहीं पूछता है, ठीक है ना। वैसे आप लोग पता होना चाहिए कि इसमें कितने मेंबर होते हैं सुरक्षा परिषद में टोटल? सुरक्षा परिषद में पूछ रहे हैं। हाँ मतलब कि ये सुरक्षा परिषद में टोटल 15 होते हैं मेंबर, जिसे 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक, और जो बाइडेन लिखिए, जो बाइडेन के बारे में फैक्ट लिखिए, नीचे डैश दे दीजिए। जो बाइडेन ये किस नंबर के ये है राष्ट्रपति? जो बाइडेन 46वां। 46वां ऐसा क्वेश्चन पिछली बार पूछा था, ये 46 नंबर के हैं। ठीक है, और ये किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक के हैं। ये देखिए, ये 2 फैक्ट इसलिए लिखा रहे हैं ना कि राष्ट्रपति से हमेशा 2 फैक्ट नहीं पूछता है। ये मतलब कि बिल क्लिंटन का पूछा गया था कि वो किस पार्टी से थे, तो ये डेमोक्रेटिक से थे। और कमला हैरिस के बारे में लिखिए। कमला हैरिस यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति। अमेरिका के इतिहास में
मतलब कोई पहली बार कोई महिला उपराष्ट्रपति बनी है, कमला हैरिस 49वीं नंबर की है, 49वीं नंबर की है, 49। हाँ 49। और ये में देखिए कि ये जमैकन भारतीय मूल की है, 50वीं नंबर की वहां की ये है, उपराष्ट्रपति है। इनका जो क्रम है वहां पर वो 49 है। जमैकन भारतीय मूल की है, जमैकन भारतीय मूल की है। और कहाँ की ये सीनेटर है, कहाँ की सीनेटर थी ये, सीनेटर कहाँ की थी ये? हाँ जैसे हमारे यहाँ सांसद होता है, हमारे सीनेटर कहाँ की थी ये? पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कैलिफोर्निया के सीनेटर हैं ये। आपको पता है, ये लिखिए कि अपने, ऐसे हम पढ़ा दिए फैक्ट लिख लीजिए इसको, अपने शपथ ग्रहण के अगले ही दिन किन दो वैश्विक संस्थाओं से जुड़ने का ऐलान जो बाइडेन ने किया? अपने शपथ ग्रहण के अगले ही दिन, शपथ ग्रहण के साथ ही किन दो वैश्विक संस्थाओं से जुड़ने का फैसला जो बाइडेन ने लिया? ऑप्शन बहुत कुछ दे सकता है, और बहुत ही मतलब कि ये जो चीज है कि इसका विश्व का जिस पर नजर गया था, इसलिए आप लोग को जानना जरूरी है। अपने शपथ ग्रहण के अगले ही दिन किन दो वैश्विक संस्थाओं से जुड़ने का जो बाइडेन ने फैसला किया था? पहला पेरिस जलवायु समझौता, पेरिस जलवायु समझौता जो कि 2015 में हुआ था। और दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, पेरिस जलवायु समझौता। अब यहाँ पे WHO से हमेशा क्वेश्चन बनता है, आप लोग तो देखे हो क्वेश्चन है कि WHO की स्थापना कब हुई थी? नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, और आपसे बीपीएससी में, यूपीएससी में सारे पीसीएस में स्विच में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों ने पहले का क्वेश्चन देखा होगा तो जरूर पढ़ा होगा कि जितना भी आयोग है, हर आयोग में ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। मतलब कि जब WHO का जो स्थापना दिवस है विश्व स्वास्थ्य संगठन को 7 अप्रैल 1948 है, 7 अप्रैल 1948 है, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहां पे है WHO का? जेनेवा। लिख लिया आप लोगों ने सब? अगला फैक्ट लिखिए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अंतिम कार्यकाल के दिन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अंतिम कार्यकाल के दिन किस देश को, अंतिम कार्यकाल के दिन किस देश को आतंकवाद का समर्थन देने वाला देश घोषित किया? ऑप्शन आएगा पाकिस्तान तो लग जाएगा पाकिस्तान, रिजल्ट छूट जाएगा 1 नंबर से, अरे सारा मेहनत बेकार। ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्यूबा, क्यूबा, क्यूबा। जब उनका डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल का लास्ट दिन था, अंतिम दिन था, उसी दिन फैसला लिया था उन्होंने, क्यूबा। और आप लोग को यह भी पता होना चाहिए ट्रंप आपको अमेरिका के इतिहास में वैसे पहले राष्ट्रपति हैं जिनके एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग लगा उनपे, 2 बार। हाँ मतलब कि आप मतलब कि ये पहले राष्ट्रपति हैं जिन एक बाटर लगा तो बहुत पहले, पुराना न्यूज है। चलिए लिखिए कि चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन, ये फैक्ट आप लोगों को पूछ सकता है। चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन, हाँ प्लेनेट, हाँ फॉरेस्ट। चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन कहां पे हुआ था? हाँ वन फॉरेस्ट, वन
चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन कहां पे हुआ था? फ्रांस। 11 जनवरी 2021 को हुआ था फ्रांस में। 11 जनवरी 2021 को किस सब्जेक्ट पे केंद्रित था ये? लिख लीजिए, जैव विविधता की रक्षा पर केंद्रित था ये। जैव विविधता की रक्षा पर केंद्रित था ये, और ये फ्रांस में हुआ था। लिख लिया। और इसका थीम क्या था? थीम पूछता है। लेट्स एक्ट लेट्स एक्ट लेट्स LETS लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। लिख लिया। और किसके सहयोग से हुआ था ये? यूएनओ या विश्व बैंक के सहयोग से। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक के सहयोग से चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन हुआ था, जो कि फ्रांस में हुआ था। हाँ, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक के सहयोग से हुआ था। ये फ्रांस में जो हुआ था। और विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे हैं। जैसे विश्व के, ऐसे ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन में अगर पूछेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे हैं प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा किस देश की है? चाइना, भारत, कोलंबिया, मैक्सिको। मतलब कि पूरे दुनिया में से कौन सा सबसे ज्यादा प्रवासी है पूरे दुनिया में? इंडिया, भारत सबसे ज्यादा जो प्रवासी रहते हैं, भारतीय प्रवासी रहते हैं। दूसरे नंबर पे चाइना है। इसी के साथ एक फैक्ट आएगा, लिख लिया आप लोगों ने? और विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी किस देश में रहते हैं? सबसे ज्यादा प्रवासी किस देश में रहते हैं? ये तो एक सबसे ज्यादा प्रवासी किस देश के हैं? वो भारत के हैं। लेकिन ये है कि किस देश में जो वहां की जनसंख्या है, उसके जनसंख्या में सबसे ज्यादा वैश्विक प्रवासी है? अमेरिका पहले नंबर पे है। मतलब कि सबसे ज्यादा जो प्रवासी होते हैं ना, अमेरिका में रहते हैं। सबसे ज्यादा प्रवासी अमेरिका में है। दूसरे नंबर पे जर्मनी है। दूसरे नंबर पे है जर्मनी। क्या चीज? क्या हुआ? अभी का 21 का है। आपने क्या पढ़ा है? क्या? मैं जो मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है कि प्रवासियों की संख्या, सिर्फ भारतीय की मैं बात नहीं करूं, भारतीय कहां पर रहते हैं? ये तो भारतीय कारण बता रहे हैं। जब वो भारतीय कारण नहीं पूछ रहे हैं, मतलब कि वैसा देश जहां पे प्रवासियों का संख्या से ज्यादा हो, यही पे कंफ्यूजन हो जाता है। ये भारतीय कहां पर रहते हैं आप बता रहे हैं, वो जो भारतीय बता रहे हैं ना, ये क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा प्रवासी किस देश के हैं? भारत के हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि मतलब सबसे ज्यादा प्रवासी जो होते हैं, जैसे भारत, चाइना, पूरे देश के, कि सबसे ज्यादा किस देश में रहते हैं प्रवासियों की संख्या? अमेरिका में। सबसे ज्यादा वैश्विक प्रवासी का संख्या जो है अमेरिका में है वो। दूसरा पे जर्मनी, तीसरा पे सऊदी अरब, और चौथा नंबर पे रूस। चौथा पे रूस है। हाँ, रशिया है। चौथा नंबर पे रशिया। अब तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए कि सबसे ज्यादा प्रवासियों की संख्या यूएसए में रहती है। ठीक? हाँ, नहीं, हम पूरा वैश्विक प्रवासी था वो। और लिखिए कि भ्रष्टाचार बोध सूचना, करप्शन इंडेक्स पूछता है क्वेश्चन हमेशा। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो इसमें भारत का रैंक क्या है? 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। 86।
लिख लीजिए 86। 2020 में भारत की रैंक है 86। आकलन करने वाली संस्था का नाम क्या है? हाँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कहाँ की संस्था है ये? हाँ, 2020 का आंकड़ा है, 21 में जारी हुआ है, 86वां, 86। क्या फर्स्ट हम बता रहे, थोड़ा सा फैक्ट लिख लीजिए। ठीक, और इसको कहाँ की संस्था है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी की संस्था है, लिख लीजिए, जर्मनी की संस्था है। पहला नंबर पे है न्यूजीलैंड। मानव विकास में नॉर्वे था, मानव विकास में था नॉर्वे, लेकिन भ्रष्टाचार में यहाँ पे आपको न्यूजीलैंड। पूरे दुनिया में सबसे कम भ्रष्ट देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पहला नंबर, दूसरा डेनमार्क, और तीसरा फिनलैंड। वो जिनका छूटेगा बोलिएगा, हम लिखवा देंगे। हाँ, तीसरा फिनलैंड। हाँ, फिनलैंड। फिनलैंड किस माध्यम से पड़ता है पता है आप लोगों को? कहाँ पे है? हाँ, यूरोप। क्या तेज बोलिए। हाँ, वो दूसरा हो गया। इसमें सबसे भ्रष्ट ये सोमालिया और दक्षिण सूडान। सोमालिया और दक्षिण सूडान सबसे भ्रष्ट है। सोमालिया और दक्षिण सूडान, उसके बाद सीरिया है, फिर यमन है। सोमालिया और सूडान, दक्षिण सूडान, यमन एशिया महादेश से पड़ता है, अरब कंट्री है यमन, वो लिख लीजिए। और ये बताइए कि ये जो रैंकिंग है ब्रिक्स देशों में सबसे टॉप पे कौन है? सबसे कम भ्रष्ट। ये जो आंकड़ा है, ब्रिक्स समझते हैं ना? कितने देश हैं ब्रिक्स में? कौन कौन है? हाँ हाँ, साउथ अफ्रीका। तो ये क्वेश्चन देख क्या होता है कि सारे लोग सीधे सीधे पढ़ के जाते हैं, आपको आंकड़ा पढ़ के जाते हैं कि वो टॉप पे कौन है, लेकिन ब्रिक्स संस्था तो बहुत फेमस संस्था है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दे कि ब्रिक्स संस्था में सबसे टॉप पे कौन है, और ब्रिक्स संस्था में भारत का स्थान कौन सा है? ब्रिक्स देशों में, वही बोले कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन का वजह से कि वो ब्रिक्स देशों के बीच में सबसे कम भ्रष्ट देश कौन है? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। उसका रैंकिंग लिख लीजिए, साउथ अफ्रीका, फिर चाइना, फिर भारत। 2020 का ये आंकड़ा कि ब्रिक्स देशों में सबसे कम भ्रष्ट दक्षिण अफ्रीका है, उसके बाद चाइना है, फिर भारत है, फिर ब्राजील है, और फिर रूस है। यानी सबसे भ्रष्ट रूस है ब्रिक्स देशों में। हाँ, साउथ अफ्रीका, फिर चाइना है, फिर भारत है, चौथा नंबर पे है ब्राजील, और पांचवें नंबर पे है रूस। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाया कि ब्रिक्स देशों में सबसे कम भ्रष्ट कौन है? दक्षिण अफ्रीका। और भारत का रैंकिंग क्या है? तीसरा नंबर पे। और सबसे भ्रष्ट कौन है ब्रिक्स में? पांच ऑप्शन दे, रशिया। लिखिए कि परमाणु हथियारों पर लिख लेंगे उनको। परमाणु हथियारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिबंध की संधि कब से प्रभावी हो गई? परमाणु हथियारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिबंध की संधि कब से प्रभावी हो गई? देखिए, ये जो जब आपको द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी और हिरोशिमा बम गिरा गया था, जब बम गिरा गया था ना, उसी समय से इसको लेके चल रही थी मीटिंग की, जो हथियार है बहुत ही घातक है, इस पे प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक, लेकिन आज तक इस पे लगा नहीं था प्रतिबंध। वहां पे क्या था, जब भी बोटिंग होता है, वहां पे बोटिंग का क्राइटेरिया उतना बोटिंग पड़ना चाहिए, तो आज तक कभी उतना बोट पड़ा ही नहीं कि इसे प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन आपको 50-45 साल के बीच में ऐसा पहली बार हुआ है, वो आप लोग लिख लीजिए कि परमाणु हथियारों पर यूएनए की प्रतिबंध की संधि कब से प्रभावी हो गई? 22 जनवरी 2021 से।
परमाणु हथियारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिबंध की संधि कब से प्रभावी हो गई? 21 से, 22 जनवरी 2021 से। लोकतंत्र सूचकांक लिख लीजिए, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। क्या किसमें? लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, या जिस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी या सीयू से कोई पूछता है, कोई कंपटीशन, अब जो पूछ रहा है, जो देखिए पहले क्वेश्चन पूछने का पैटर्न, अब के क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में जमीन से फर्क है ना, पैटर्न चेंज कर दिया। तो यहाँ से कोई भी इंडेक्स से जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, कि ये पूछ रहा है कौन सी संस्था जारी करती है, तो ये अगर आपसे देखिए, आंकड़ा तो सबको पता होता है कि भारत का नंबर क्या है, टॉप 1 है, लेकिन यहीं पे ये क्वेश्चन पूछ दे कि लोकतंत्र सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, और ये मेरे मन का क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ, आप लोग पीछे का क्वेश्चन बैंक पलटिए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, कौन सा संस्था जारी किया है? ब्रिटेन की संस्था है, आप सही बोल रहे हैं, ब्रिटेन की संस्था। कहां की संस्था है? ब्रिटेन की संस्था है। ब्रिटेन की संस्था है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, यही जारी करता है, ब्रिटेन की संस्था है। हाँ, इंटेलिजेंस यूनिट। और भारत का रैंक इसमें क्या है? 53। लोकतंत्र में 53 है। ये क्या होता है, जैसे कि आप लोग रिकॉल कर रहे हैं ना, तो फिर आप लोग से कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप लोग जाइएगा एग्जाम में कोई भी ऑप्शन रहेगा तुरंत बना दीजिएगा। भारत का रैंक 53 है इसमें, लोकतंत्र में। ठीक। और सबसे शीर्ष देश कौन है? नॉर्वे, लिख लीजिए। लोकतंत्र के मामले में विश्व में सबसे बेहतरीन देश कौन है, जहां पे सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक देश जिसको बोल सकते हैं? नॉर्वे। रैंकिंग लीजिए, उसमें हम कुछ 5 लिखवा दे रहे हैं। पहला नॉर्वे है, दूसरा आइसलैंड है, नॉर्वे के बगल में ही है, हाँ, यूरोप में ही पड़ता है, आइसलैंड भी। नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, और चौथा नंबर पे न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड और नॉर्वे में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्वे पहला नंबर पे, दूसरा पर आइसलैंड है, तीसरा पर स्वीडन है, और चौथा पे न्यूजीलैंड है लोकतांत्रिक। ठीक। और सबसे मतलब कि जहां पे सबसे निचले स्तर पे, जहां पे लोकतंत्र एकदम, ये 2020 का आंकड़ा है जो कि 2021 में आया है। ठीक। और नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तो वैसे 2020 का आंकड़ा है, जो 2022 में आया उसका भी लिखवाएंगे आंकड़ा। यहाँ पे सबसे नीचे है नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, फिर कांगो, उत्तर कोरिया, कांगो, और केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य तीसरे नंबर पे। हाँ, तीसरे नंबर पे है वो। नॉर्थ कोरिया पहले नंबर पे है, फिर कांगो है, और फिर आपको है केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य। केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य। एफएटीएफ का गठन कब हुआ? एफएटीएफ का गठन 1989 में। और आप लोग नोट कर ले, इसलिए तो बहुत पाकिस्तान को लेकर बहुत हुआ है कि पाकिस्तान, हाँ, तो इसीलिए हो सकता है फाइट पूछ दे। हाँ, एफएटीएफ का गठन आप लोग ये लिख लीजिए। अच्छा, ये लिख लिया है सब लोग? 1989 में। अब ये बताए कि इसका गठन किस लिए किया गया था? इसका गठन देखिए इसलिए पूछ रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान से रिलेटेड है, जैसे बहुत लोग, ज्यादातर लोग एफटीएफ का जो नाम सुने पाकिस्तान की वजह से, ताकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया, तो बहुत लोग के दिमाग में होता है कि जैसे कि आपको 4-5 ऑप्शन दे दे, तो हम बहुतों को देखें जो कि सिविल सर्विस का इंटरव्यू दिए हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके दिमाग में तुरंत आतंकवाद चल जाता है, लेकिन इसको आतंकवाद से रिलेटेड नहीं है। या कि इसका गठन किस लिए किया गया था, वो लिख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को, फाइनेंशियल सेक्टर को
मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने के लिए इसका गठन हुआ था। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने के लिए एफएटीएफ का गठन हुआ था। ठीक, अब ये क्वेश्चन एक नेक्स्ट फैक्ट लिखिए, शायद ये पूछ ले कि जैविक कृषि प्रधान पहला पहला राज्य कौन है? नहीं हम बिहार, ऐसे बिहार से रिलेटेड नहीं, पूरे भारत से पूछ रहे हैं। हाँ कि जैविक कृषि में, मतलब जैविक कृषि अपना पूर्णतः पहला राज्य कौन है? सिक्किम है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दे दे क्वेश्चन की मतलब कि पूर्णतः जैविक कृषि अपनाने वाला केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? पुडुचेरी। कहाँ पढ़े आप पुडुचेरी? नहीं, लक्षद्वीप होगा। नहीं ये अच्छा चीज है। क्लास में देखिए यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, जो डिस्कशन होता है ना, आप पुडुचेरी बोले, हम लक्षद्वीप बोले, तो एक जिसने भी सुना है उसके दिमाग में लक्षद्वीप आ गया, वो कभी अब स्लिप नहीं होगा। और क्या होता है कि जब क्रॉस क्वेश्चन पे क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा, उसमें जो चीज कटेगा नहीं तो दिमाग में नहीं आएगा। जैसे कि आपने पुडुचेरी बोल दिया, हमने बोला कि सब सुना है पुडुचेरी नहीं होगा, लक्षद्वीप होगा, तो सबके दिमाग में लक्षद्वीप घुस गया। वो फिर दोबारा रिवीजन करे या नहीं करे, उसके दिमाग में लक्षद्वीप आ जाता है। तो ये जो क्लास का मेन चीज यही होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि फैक्ट लिखा दिए आप चले गए, वो आदमी स्लिप कर जाता है। ठीक है, फैक्ट लीजिए कि लक्षद्वीप पूर्णतः जैविक कृषि वाला पहला केंद्र शासित क्षेत्र घोषित हुआ, लक्षद्वीप। और इसलिए क्वेश्चन ये बनेगा कि जब सिक्किम हुआ था तो एक क्वेश्चन पूछा था, जब सिक्किम घोषित किया गया तो सिक्किम से हर जगह क्वेश्चन पूछा था। लिखिए कि लक्षद्वीप पूर्णतः जैविक कृषि वाला पहला केंद्र शासित, राज्य नहीं है, राज्य में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर यही सिक्किम दे दे ऑप्शन में सिक्किम दे दे और आपको लक्षद्वीप भी दे दे, तो आप देखिए कि राज्य पूछ रहा है कि केंद्र शासित राज्य पूछ रहा है, केंद्र शासित क्षेत्र पूछ रहा है। और नोट में कि लक्षद्वीप से पूर्व सिक्किम को 2016 में घोषित किया गया था। लक्षद्वीप से पहले सिक्किम को पूर्णतः जैविक कृषि वाला राज्य 2016 में घोषित किया गया था। ठीक, लिख लिया आप लोगों ने? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स